नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे एक नए फंड की। एनएफओ है कोटक महिंद्रा एएमसी की तरफ से कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। एग्जैक्टली इस फंड के बारे में तो डिटेल्स समझेंगे ही, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है और तमाम जो डिटेल्स हैं वो डाइव इन करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर हर्ष उपाध्याय मौजूद हैं, जो कि सीआईओ इक्विटी कोटक महिंद्रा एएमसी से हैं। हर्ष जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और हम इस नए फंड के बारे में तो आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हम इस मौके को यूज़ करना चाहेंगे मार्केट्स पर भी आपके व्यूज़ इस समय क्या हैं, क्योंकि करंटली ग्लोबल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो काफ़ी टर्बुलेंस चल रहा है और एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन यहाँ से रह सकती है इसको लेकर काफ़ी असमंजस है। इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी अप्रीहेंशंस हैं, क्या रिसेशन आने वाला है ग्लोबल मार्केट्स में, आया तो इंडिया में क्या होगा, बहुत तमाम तरीके के सवाल इस समय एक इन्वेस्टर के मन में घूम रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे अभी ग्लोबल सिनेरियो को आप कैसे रीड करते हैं, क्या जो ये रिसेशन का डर है ये सही है? दीपाली जी देखिए, अभी तो शॉर्ट टर्म सिचुएशन जो है काफी फ्लूइड बोल सकते हैं, क्योंकि टैरिफ के बारे में अभी तक जो फाइनल असेसमेंट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। रोज उसमें फेरबदल हो रहे हैं और एक तरफ से ये तो तय है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वहाँ पे इम्पैक्ट जरूर होगा और यूएस ग्रोथ पे ज्यादातर इम्पैक्ट होगा और इन्फ्लेशन भी यूएस इकोनॉमी में काफी हाई लेवल पे पहुंच सकता है। तो ओवरऑल जो है सबके लिए एक तरफ से नेगेटिव है, क्योंकि ग्रोथ अगर ग्लोबली कम होता है तो एक्सपोर्ट्स में उसका दबाव आ सकता है और ये टैरिफ्स में भी अलग अलग टैरिफ रेट्स लगाए हुए हैं हर एक देश पे, तो जो रिलेटिव इम्पैक्ट है वो भी काफी कुछ चेंजेस रहेंगे आगे जाके। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो ये सब सिचुएशन में भी इंडिया का जो इकोनॉमी है काफी रेजिलिएंट इकोनॉमी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा इकोनॉमी जो है काफी हद तक डोमेस्टिक फोकस्ड इकोनॉमी है, हम एक्सपोर्ट्स पे इतना डिपेंड नहीं करते हैं। और दूसरी चीज है कि जो यूएस एक्सपोर्ट जाता है हमारे यहाँ से वो भी काफी हद तक आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे एटलीस्ट अभी तक तो कोई टैरिफ का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो ये सब देखते हुए लगता है कि जरूर सेंटिमेंटली कुछ बोलना जल्दबाजी होगा आज के दिन में, लेकिन अगर ये वोलेटिलिटी अगर कोई झेल सकते हैं तो जरूर यहाँ से उभर के अच्छा ही एक वेल्थ क्रिएशन का मौका आगे आपको मिलेगा। हर्ष जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है और तमाम एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट यही मानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और इनफैक्ट तमाम ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया काफ़ी वेल पोजीशनड है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अगर ग्लोबली हालात बिगड़ते हैं, अमेरिका में गिरावट जैसे आई भी या फिर आती है, तो एक कोलेटरल डैमेज या फिर एक वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट से हम नहीं बच सकते हैं, जो कि हमने रिसेंटली मार्केट्स में उस तरीके का रिएक्शन आते हुए देखा भी। अब एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, अब से 6 महीने पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इंडिया में Q3 Q4 ऑनवर्ड्स रिकवरी भी आएगी, बाइंग भी आ सकती है, थोड़ी स्टेबिलिटी मार्केट्स में आएगी, शुरू के जो 4-6 महीने हैं वो वॉलेटाइल रहेंगे। अब इन व्यूज़ में कुछ बदलाव हुआ है क्या इन ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में? ये पूरा साल आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मान के चलें कि ये पूरा जो ईयर रहेगा वो वॉलेटिलिटी के नाम या फिर नी-जर्क रिएक्शंस के नाम रह सकता है, या कुछ स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करें गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, इससे पहले हमें ये भी असेस करना जरूरी है कि इसका बैकड्रॉप क्या था। अगर आप 2020 का कोविड पैंडेमिक के बाद का मार्केट देखते हैं तो करीब 4-4.5 साल तक अच्छा खासा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। तो एक तरफ से वैल्यूएशन महंगा हो चुका था पिछले 6 महीने से पहले ही। तो ये बैकड्रॉप है और उस बैकड्रॉप में आपका अर्निंग्स ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी था वो भी एक तरफ से सॉफ्ट दिखाई दे रहा था, जो पैन आउट भी हुआ है पिछले 3 तिमाही में। और अगर आप थोड़ा बहुत आगे देखते हैं, आगे के 1-2 क्वार्टर्स, वहां पे भी कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है अर्निंग्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होने का। तो इसीलिए लगता है कि ये फेज जो ग्लोबल क्यूज की वजह से जो वोलेटाइल रहा है अभी तक, शायद और कंटिन्यू हो सकता है और एक तरफ से थोड़ा बहुत डाउनवर्ड बायस और कंसोलिडेशन फेज बोल सकते हैं। और सेकेंड हाफ में हमें लगता है कि जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है पिकअप हो सकता है। इसके कारण भी है, तब तक शायद एक तरफ से टैरिफ का जो इम्पैक्ट रहेगा वो असेस कर पाएंगे और बिजनेस शायद थोड़ा बहुत नॉर्मल तरीके से चलने चालू होंगे। और डोमेस्टिक जो मार्केट है, रूरल मार्केट है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशंस है। अगर मानसून ठीक ठाक होता है तो कंजम्पशन ट्रेंड्स भी अच्छे उभर कर आने चाहिए।
तो ओवरऑल हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 थोड़ा बेहतर होना चाहिए। शायद नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट के 2 क्वार्टर्स थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में ही शायद रह सकते हैं। ओके अच्छा हर्षद जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ से वॉल्टिलिटी थोड़ी डाउनसाइड रह सकती है। आई नो कि लेवल्स प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कितनी गिरावट आएगी ये मेंशन करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि अगर बहुत कुछ टर्बुलेंस बढ़ी या कुछ और डेवलपमेंट टैरिफ फ्रंट पर होती हैं तो इन स्तरों से भी मार्केट में थोड़ा और फॉल आ सकता है? कितना और मार्केट यहाँ से स्कोप रखते हैं स्लाइड होने का अगर कुछ सिचुएशन वर्सन होती है? कुछ अंदाजा अगर आप कुछ दे सकें। दीपाली जी, अगर आप लार्ज कैप के वैल्यूएशन देखेंगे तो आज का वैल्यूएशन जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के बराबर आ चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आगे चलते हुए कुछ खास वैल्यूएशन रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर शॉर्ट टर्म में कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट आता है या ग्लोबल क्यूज ऐसे निकलते हैं तो हो सकता है कि मार्केट में गिरावट और थोड़ा आ जाए। लेकिन अगर कोई इस लेवल पे लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका निवेश का होराइजन मान लीजिए 3 या 5 साल है, तो बहुत ही कम वैल्यूएशन रिस्क माना जा सकता है आज के लेवल पे। लेकिन अगर वही बात हम मिड एंड स्मॉल कैप का करें तो अभी भी हमें लगता है कि 15 से 20% वैल्यूएशन प्रीमियम इस कैटेगरी पे अभी भी है हिस्टोरिकल एवरेजेस के कंपैरिजन में, और आज के दिन में भी वो लार्ज कैप से ज्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि जब भी जो भी इकोनॉमिक हेडविंड आता है उस समय पे मिड एंड स्मॉल कैप्स पे ज्यादातर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड लार्ज बिजनेसेस उनको झेल पाते हैं, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप्स इतने जल्दी से उनको कॉम्बैट नहीं कर सकते। तो इसके वजह से हमें लगता है कि इक्विटी पे ऐसा कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव व्यू नहीं है, एक तरफ से न्यूट्रल व्यू है आज के दिन में भी, लेकिन आपका पोर्टफोलियो विद इन इक्विटीज जो रहेगा वो थोड़ा लार्ज कैप की ओर अगर टिल्ट रहेगा तो बेहतर रहेगा। अच्छा हर्षा जी, मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पर भी आपसे राय लूंगी, लेकिन उससे पहले एक क्विक व्यू आपका अर्निंग सीजन पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के अर्निंग सीजन से, और क्या वो तमाम बातें इन लेवल्स पर मार्केट में फैक्टर्ड इन है या फिर अर्निंग्स मार्केट रिएक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगी इस बार भी? दीपाली जी, देखिए इंडिविजुअल बिजनेसेस जैसे डिलीवर करेंगे अर्निंग्स उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी मार्केट में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ खास एक्सपेक्टेशंस इस तिमाही के नतीजों पे नहीं है। तो एक तरफ से अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस इतने हाई नहीं है तो अगर डिलीवरी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो मार्केट रिएक्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन जरूर ये कहना चाहूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में अभी भी लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है और होप्स बहुत ज्यादा है, उसके वजह से वहां पे अर्निंग्स डिसअपॉइंट करते हैं कुछ भी तो शायद ज्यादा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लार्ज कैप्स पे एक तरफ से लोगों का जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है वो एक तरफ से सबड्यूड बोल सकते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन शायद ही आएगा अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी आएंगे। अच्छा आशा जी, इस समय एक आइडियल अप्रोच इन्वेस्टर की क्या होनी चाहिए? क्योंकि कई ऐसी पॉकेट्स हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ चुकी हैं, और अगर 3 महीने 6 महीने पहले के भाव से कंपेयर करें तो 50-60% तक भी नीचे स्टॉक्स मिल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स में, जैसे आपने जिक्र किया। लार्ज कैप्स में भी कई स्टॉक्स हैं जो कि हल्के हुए हैं। अभी क्या आइडियल इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए? वन शुड इन्वेस्ट बिग टाइम करंट लेवल्स पे, या स्लोली अभी भी स्लो जाने की जरूरत है करंट करेक्शन के बावजूद भी? अगर किसी को लमसम निवेश करने का इच्छा है तो वो सिर्फ लार्ज कैप या लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में देखने चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और लंबे अवधि का निवेश भी कर रहे हैं तो एक स्टैगर्ड अप्रोच रखना बेटर है। और प्रिडोमिनेटली लार्ज कैप बोलूंगा, सिर्फ लार्ज कैप नहीं, उसमें मिड एंड स्मॉल कैप्स भी होंगे, लेकिन एक तरफ से टिल्ट लार्ज कैप की ओर रहेगा। ऐसी जैसे भी कैटेगरीज हैं उसमें निवेश करना एक तरफ से स्टैगर्ड अप्रोच लेके, मान लीजिए अभी से लेके अर्निंग सीजन खत्म होने तक, तब तक शायद टैरिफ के बारे में भी काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी, और जो वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा शायद उसमें आपका एवरेज कॉस्टिंग भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने में स्टैगर्ड अप्रोच लेके डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना, और उसमें भी थोड़ा बहुत लार्ज कैप टिल्ट रखना बेहतर है। ओके अच्छा, अगर कोई कंस्ट्रक्ट करे पोर्टफोलियो को इस समय,
तो लार्ज कैप्स पर ज़्यादा बेट करें अगर लमसम कर रहा है तो, जैसे आपने भी बताया। लेकिन कौन सी वो पॉकेट्स हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है? क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनीज या सेक्टर्स की हम बात करें तो वहाँ पर भाव तो बहुत अच्छे आ गए हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन डर बना हुआ है कि शायद और अभी हालात और ख़राब हो सकते हैं। आईटी फार्मा को ही देख लें तो इस समय अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें तो क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन, जैसे आपने जिक्र किया, उन्हीं थीम्स पर फिलहाल फोकस करें या बाकी सेक्टर्स की तरफ भी देखा जा सकता है? देखिए, डाइवर्सिफाइड अप्रोच बेहतर रहता है हर वोलेटाइल पीरियड में, लेकिन अगर आपको ज्यादा ही सेफ वाला पोर्टफोलियो बनाना है तो डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेसेस और जहां पे वैल्यूएशंस ठीक ठाक लग रहे हैं उनका एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। काफी सारे डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं जहां पे आज के दिन में जो टैरिफ का उतार चढ़ाव हो रहा है उसका कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट नहीं रहेगा, जैसे कि लार्ज बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, आपके सीमेंट सेक्टर है, एनर्जी है, आपके टेलीकॉम सेक्टर है। इसके बहुत सारे ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो डोमेस्टिक फोकस्ड हैं और बहुत ही कम ग्लोबल लिंकेजेस हैं, और जितने भी कुछ ग्लोबल लिंकेजेस होगा वो शायद रॉ मटेरियल की वजह से होगा, और अगर ग्लोबली ग्रोथ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो फंडामेंटल्स यही बताते हैं कि कमोडिटीज नीचे जाना चाहिए, तो एक तरफ से रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर भी कम होगा ये सब इंडस्ट्रीज में। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगर एक सेफ पोर्टफोलियो बनाना है तो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स को चुनना बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो यूएस एक्सपोजर है उसमें बहुत ज्यादा और डाउनसाइड दिखाई देगा। शायद हमने काफी कुछ डाउनसाइड देख चुके हैं, हो सकता है कि और थोड़ा वोलेटिलिटी रहे। अगर आपको वोलेटिलिटी नहीं चाहिए तो डोमेस्टिक फोकस पोर्टफोलियो बनाना बेहतर है। ओके, तो आईटी फार्मा को लेकर फिर क्या राय है? क्या हम वर्स देख चुके हैं विद रिगार्ड्स टू प्राइस करेक्शन, या थोड़ा और पेन देखने को मिल सकता है? और एक इन्वेस्टर की अप्रोच क्या हो दोनों पॉकेट्स को लेकर? देखिए, यहाँ पे तो एक स्टैगर्ड अप्रोच ही बेहतर लगता है, क्योंकि अगले कुछ एक दो हफ्ते में काफी सारे आईटी कंपनीज के गाइडेंस आएंगे, नतीजे आएंगे, और अभी भी क्लियर नहीं है कि टैरिफ्स की वजह से ग्रोथ पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस इकोनॉमी में, और उसका जो इम्पैक्ट रहेगा आईटी सर्विसेज कंपनी में वो कितना होगा, ये सब क्वेश्चन मार्क्स अभी भी जरूर हैं। और बिटवीन आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स अभी तो लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स पे शायद ज्यादा ग्रोथ का इम्पैक्ट नहीं होगा, ज्यादा टैरिफ्स का इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई मेडिसिन का जो डिमांड है वो ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, और वहां पे टैरिफ लगाना भी एक तरफ से पॉलिटिकली बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो हमें लगता है कि ये दोनों सेक्टर्स के बीच में फार्मा शायद थोड़ा बेहतर सिचुएशन में है, और आईटी भी अगर आप आगे जाके गाइडेंस को देखेंगे और ईच कंपनी का क्या आउटलुक गाइडेंस आता है तो शायद आपको एक व्यू मिलेगा। जरूर ये दोनों सेक्टर में एक स्टैगर्ड अप्रोच रखना बेहतर है। ओके अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन और मार्केट्स पर, उसके बाद हम कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करेंगे। हर्षा जी, अगर हम बाकी एसेट क्लासेस की बात करें तो उन पर आपका आउटलुक क्या है एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से? फिर चाहे वो बुलियंस हो, गोल्ड हो, फिक्स्ड इनकम हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है ऑफ लेट। क्या व्यू है आपका? देखिए, अगर आप फिक्स्ड इनकम को देखते हैं तो पिछले 4 या 5 साल से एटलीस्ट डोमेस्टिक मार्केट में कुछ खास इंटरेस्ट किसी इन्वेस्टर का नहीं रहा। एक तो टैक्सेशन का चेंज हुआ था, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स का जो अपवर्ड मोमेंटम था उसमें फिक्स्ड इनकम फंड जनरली इतना कुछ खास नहीं परफॉर्मेंस दे पाते हैं, तो इसलिए भी सबका ध्यान ज्यादातर इक्विटी पे था। तो अभी हमें लगता है कि जैसे जैसे आरबीआई का स्टांस बदला हुआ है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स कट आगे भी दिखाई दे रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक रूप चेंज हुआ है, तो इसके वजह से हमें लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में फिक्स्ड इनकम में भी अच्छे खासा रिटर्न्स मिलना चाहिए, और एक डाइवर्सिटी भी होगा आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप डिफरेंट एसेट क्लासेस को रखते हैं तो जरूर एक पोर्शन आप फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए। गोल्ड जो है, गोल्ड शायद इक्विटी से भी बेहतर किया हुआ है पिछले 4-4.5 साल में, तो अभी भी ऐसा कोई नेगेटिव बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में अपहीवल होता है तो गोल्ड एक सेफ हैवन माना जाता है और वहाँ पे ज्यादातर निवेश जाता है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इतना अच्छा जो पैसा बन चुका है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जहाँ पे इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस हो जाता है कुछ ना कुछ रिस्क आके फिर वो आउट परफॉर्मेंस नहीं रहता है। और एट द सेम टाइम जो इक्विटीज में वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है तो इसके वजह से भी थोड़ा टिल्ट इक्विटी पे ज्यादा रखना बेहतर रहेगा।
ओके, चलिए, ये तो मार्केट्स पर तमाम पर्सपेक्टिव से हर्षा जी ने व्यू दिया, लेकिन अब बात करेंगे कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में, जो एक न्यू फंड ऑफर है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑलरेडी ओपन है अप्रैल 3 से और ये बंद होगा अप्रैल 17 को। तो हर्षा जी, सबसे पहले तो इस फंड के डिटेल्स ही आपसे जानना चाहेंगे। आप, इसका नाम है कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स को मिलेंगी इस फंड के थ्रू? क्या इन्वेस्टमेंट राशनाले है आपकी तरफ से इस फंड को लेकर? दीपाली जी, देखिए, जैसे नाम सजेस्ट करता है, एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड एनर्जी सेगमेंट में अपने फोकस रखने वाला है और एटलीस्ट 80% जो फंड के जो निवेश होंगे वो एनर्जी सेक्टर में होंगे। एक थीमेटिक फंड है, ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स इसको देखना चाहिए जिनको एक स्पेशलाइज्ड एक्सपोजर चाहिए एनर्जी सेगमेंट में, उनके लिए एक बहुत बढ़िया फंड है। और जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था, एनर्जी सेगमेंट में बहुत कुछ डोमेस्टिक फोकस ही है। इसमें ग्लोबल लिंकेजेस बहुत ही कम है और टैरिफ का जो भी ऊपर नीचे जो हो रहा है उसका बहुत ही कम इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल एक आज के दिन में एक सेफर सेगमेंट भी बोल सकते हैं उस हिसाब से। और वैल्यूएशंस भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, क्योंकि अगर आप एनर्जी स्टॉक्स को देखते हैं, मान लीजिए ऑयल एंड गैस या पावर एंसिलरीज, कोई भी आप देखेंगे तो पिछले 6 से 9 महीने में काफी कुछ करेक्शन होके वैल्यूएशन जो है अच्छा खासा लेवल पे आ चुका है। तो हमें लगता है कि इस फंड में अगर आप एक्सपोजर लेते हैं तो एक अच्छे वैल्यूएशंस पे आप एक्सपोजर लेंगे। और एक जो एनर्जी थीम है, एक लॉन्ग टर्म थीम है इंडिया में, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, एनर्जी का जो इंटेंसिटी जो है इकोनॉमी में वो बढ़ता जाएगा। और इस फंड के थ्रू आप काफी सेक्टर्स में एक्सपोजर ले सकते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस इटसेल्फ बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम गैस यूटिलिटीज ऐसे बहुत सारे सब सेगमेंट्स आ जाते हैं। पावर सेक्टर में ट्रेडिशनल पावर, रिन्यूएबल पावर एज वेल एज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर आ सकते हैं। और पावर एंसिलरीज, जो पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जो पावर सेक्टर के बेनिफिशियरीज हैं, वो भी इसमें चुना जा सकता है। तो ओवरऑल एक अच्छा सा थीम है और यहाँ पे वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है, तो हमें लगता है कि ये अच्छा मौका है एक फोकस्ड थीमेटिक फंड में निवेश करने। ओके। इनफैक्ट जैसे आपने कहा भी हर्षा जी की एनर्जी सेक्टर में एक वाइड वैरायटी ऑफ अप्रोच इस फंड के थ्रू मिलेगी, ये मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि काफ़ी सारे सेगमेंट्स, जब हम एनर्जी बास्केट की बात करते हैं तो ये बहुत वाइड है, नाम भले ही छोटा हो लेकिन ये सेगमेंट काफ़ी वाइड है। इससे जुड़ी हुई और डिटेल्स आपसे जानेंगे। एक क्विकली ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और डिटेल्स डाइव इन करेंगे इस फंड से जुड़ी हुई। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज हम बात कर रहे हैं कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड की। हमारे साथ है मिस्टर हर्षा उपाध्याय, जो कि CIO इक्विटी कोटक महिंद्रा AMC से हैं। हर्षा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे आपने ब्रेक में जाने से पहले कहा कि एनर्जी सेक्टर पर फोकस रहेगा इस फंड के थ्रू। जब हम एनर्जी सेक्टर की बात करें, आपने खुद मेंशन किया जनरेशन कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अपस्ट्रीम, मेन स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज आ जाती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी इसी के अंडर आता है, एनर्जी एंसिलरीज हैं। तो इतने वाइड बास्केट को एक फंड के थ्रू आपने कैप्चर करने की किस तरीके से आपकी कोशिश रहेगी, क्या अप्रोच रहेगी, क्या डिसाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे कैसे आप रखेंगे पूरी ही एनर्जी बास्केट में इस फंड के थ्रू? देखिए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करना सही नहीं रहेगा। अभी ये 17 तारीख तक इस फंड सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा और उसके बाद यूनिट्स अलॉट होंगे और उसके बाद हमें 30 दिन का मौका मिलेगा मार्केट में निवेश करने के लिए। और हमें लगता है कि ये जो माहौल है, ये अच्छा एक माहौल मिला है, जहाँ पे 30 दिन का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसमें हमें काफी कुछ वैल्यूएशन अच्छे लेवल्स पे मिलेंगे। वो एक पहली बात है। सेकंड, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, काफी सारे सब सेगमेंट्स में विद इन एनर्जी के, तो वहां पे कहीं पे भी जहाँ पे वैल्यूएशंस और ग्रोथ पैरामीटर्स रिलेटिवली बेहतर दिखेंगे, वहां पे हमारा पोजीशंस बनेंगे। और बिल्कुल एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रहेगा विद इन द एनर्जी सेक्टर। ऐसा नहीं है कि कोई रिन्यूएबल्स या कोई थर्मल जनरेशन या ऑयल एंड गैस ऐसे करके एक ही सेगमेंट में हम निवेश नहीं करने वाले हैं। हर एक में एक अच्छा खासा एक्सपोजर रहेगा। और मार्केट कैप का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, आप उसको चुन सकते हैं।
तो ओवरऑल मार्केट कैप एग्नोस्टिक और इस माहौल में जहाँ पे वैल्यूएशंस भी अच्छा खासा लेवल पे आ चुके हैं, तो हमें लगता है कि एक अच्छा इन्वेस्टर एक्सपीरियंस इस फंड से आना चाहिए। ओके अच्छा, कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम इस बारे में जानने की कोशिश करें कि कितने स्टॉक्स रहेंगे, ठीक है, लार्ज कैप मिड कैप्स क्या होंगे, वो डिटेल्स आपने कहा कि अभी बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कोई मार्केट कैप लिमिट नहीं है। बट क्या कुछ ऐसा थीम डिसाइड की है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स इतने रहेंगे इस फंड में, भले चाहे वो अलग अलग सेगमेंट्स की तरफ से आते हुए दिखाई दे, इस तरह का कॉम्पोजिशन ऑलरेडी डिसाइड हुआ है या फिर नहीं? देखिए, इसमें रेगुलेशंस के हिसाब से कोई ऐसा कंस्ट्रेंट्स नहीं है, ओके तो कोई भी अप्रोच रख सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो फाइनल पोर्टफोलियो बनेगा वो शायद 30 से 40 स्टॉक्स होंगे और टोटली फोकस्ड ऑन एनर्जी सेगमेंट। अच्छा, अगर हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी बास्केट की बात करें तो इस पर्टिकुलर थीम पर स्पेशली इन जनरल क्या आउटलुक है, क्योंकि ये एक ऐसी थीम रही है जहाँ पर गवर्नमेंट का भी पुश लगातार बना हुआ है, घर घर बिजली का सरकार का सपना है, छोटे शहरों से लेकर छोटे गांवों तक बिजली पहुँचाना, सोलर पावर के एक्सपेंशन पर लगातार सरकार काफ़ी सारी पॉलिसीज़ प्लान्स लेकर आ रही है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या कितना ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आप देखते हैं? बिल्कुल दीपक जी, अगर आप देखते हैं तो अगले कुछ 5 से 7 साल तक बहुत अच्छे प्लान्स लेआउट हो चुका है, जहाँ पे आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बाकी सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो ग्रोथ पे एक फोकस रहेगा। तो हमें लगता है कि जो ओवरऑल एनर्जी बास्केट है आज के दिन में वो थर्मल एनर्जी से डोमिनेटेड है, और जैसे जैसे आप आगे फ्यूचर में जाएंगे तो थर्मल एनर्जी ग्रोथ तो होता ही रहेगा, लेकिन वो जो शिफ्ट रहेगा वो ज्यादातर शिफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रहेगा। एनवायरमेंटल कंसर्न जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो और यहाँ पे एक तरफ से अच्छा एक नेसेंट सेक्टर भी बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में नहीं है, लेकिन अगले 3-5 साल में हमें लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आपको सेकेंडरी मार्केट में भी मिलेंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा सा आपको रिन्यूएबल्स का बास्केट भी बना सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, एक तो ऑयल एंड गैस पैक को लेकर और एक एनर्जी एंसिलरीज पे मैं आपसे पहले बातचीत कर लेती हूँ। ये वो पॉकेट है, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्हें इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी, ये भी नहीं मालूम होगा कि कौन कौन सी कंपनियाँ इस सेगमेंट के थ्रू आती हैं, लेकिन ये एक ऐसी पॉकेट है जहाँ पर पोटेंशियल बहुत है। स्मार्ट मीटरिंग की हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एनर्जी एंसिलरीज में इस बास्केट को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे क्या व्यूअर्स के लिए कि एग्जैक्टली ये है क्या पोटेंशियल है? देखिए, पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सभी पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे निवेश के लिए एक चॉइस बने हुए हैं, और उसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग भी एक ऐसा एक चीज है जो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आगे जाके इन्वॉल्व होने वाला है। तो हमें लगता है कि पावर इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ऑलरेडी एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, करीब 2 से 3 साल का ऑर्डर बुक्स काफी सारे पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास है, और एग्जीक्यूशन भी अच्छा खासा चल रहा है। और हमें लगता है कि अगले 5, 6, 7 साल का जो पावर सेक्टर का रनवे है ग्रोथ का, तो उस हिसाब से ऑर्डर बुक भी बढ़ता ही जाएगा और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज भी बढ़ते रहेंगे। और जैसे आपने स्मार्ट मीटरिंग का जिक्र किया, उसमें भी ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी जो है वो स्मार्ट मीटरिंग पे जा रहा है, रिमोट मीटरिंग पे जा रहा है, और वही है जो फ्यूचर का एक डायरेक्शन। तो हमें लगता है कि ये सब सेगमेंट्स में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो आज के दिन में शायद लिस्टेड स्पेस में नहीं है और स्टार्टअप्स में है या टू बी लिस्टेड स्पेस में है, बट अगले 3-5 साल में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और वो सब भी इस फंड में लिस्टेड स्पेस में जब भी वो लिस्ट होंगे उसके बाद यूनिवर्स में आ जाएंगे और हमारा निवेश भी हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये तमाम बातें कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड से जुड़ी हुई बताई। एनर्जी बास्केट पर एक ब्रॉडर व्यू आपको मिला, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, हर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर राय आपको मिली है। और एक बार फिर से बता दें आपको कि एनएफओ ऑलरेडी ओपन है, अप्रैल 3 से अप्रैल 17 को क्लोज होगा। थैंक यू हर्षा जी आने के लिए हमारे शो पर और मार्केट्स के साथ साथ इस फंड से जुड़ी तमाम बारीकियां हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। कंग्रेचुलेशंस एंड गुड लक आपको इस फंड के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।